हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ स्वीट एंजल एपिसोड 10। गायत्री जी को भी ऋषभ ने अपने मन को कड़ा करते हुए कह दिया था कि अच्छा ही हुआ जो सुहानी यहाँ से चली गई। वो तो वैसे भी उसे इस घर में नहीं देखना चाहता था। गायत्री जी उस वक्त उससे नाराज होकर वहां से चली गई थी। लेकिन जब ऋषभ को थोड़ा सा होश है कि उसके पास क्या हो रहा है, तब उसने अपने पास में रखे नाइट स्टैंड पर देखा तो उसे सुहानी के साइन किए हुए वो डाइवर्स पेपर मिल गए थे। ऋषभ ने ऑन पेपर्स पर साइन करके ही सुहानी को वो पेपर दिए थे, लेकिन दादाजी के गुस्सा करने पर उसने वो पेपर्स वापस ले लिए थे। लेकिन फिर सुहानी ने कब पेपर से साइन किया, पेपर उसके पास रख कर चली गई, इनमें से ऋषभ को कुछ भी याद नहीं था। और ऋषभ को तो ये तक याद नहीं था कि उस रात सुहानी उसके पास आई थी और उसे रात नशे में ऋषभ ने में सुहानी से क्या कुछ कहा था। ऋषभ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और ना ही उसे आइडिया था कि उसकी ही बातों की वजह से फाइनली सुहानी ने वो घर छोड़कर जाने का फैसला किया। सुहानी तो उस रात ऋषभ को सच बताने आए थे, लेकिन उसकी कड़वी बातों ने सुहानी के दिल को इस कदर तोड़ दी गया कि फाइनली सुहानी को वह कदम उठाना पड़ा जो कभी अपनी जिंदगी में नहीं उठाना चाहते थे। ऋषभ को वापस उसके कमरे में लाने के बाद सुहानी उस रात कियारा को लेकर आर्यन पैलेस से और इस शहर से हमेशा के लिए चली गई। सुहानी तो चली गई थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी उन हजारों सवालों को जिनका जवाब ऋषभ को आज तक नहीं मिला था। छोड़ गई थी पीछे ऋषभ की बेचैन होते दिल को। जो चाहता तो था सुहानी पर यकीन करना, उसे प्यार करना, लेकिन उसके सामने जो प्रूफ रखे गए थे उसके बाद वो अपने दिल की बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सुहानी की वो बात सुनने के बाद ऋषभ के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऋषभ नहीं जानता था कि सुहानी ने आज जो सवाल उसके से किए हैं उसका जवाब है अपनी जिंदगी में कभी उसे दे भी पाएगा या नहीं। लेकिन आज तो वो उन सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आज उसके पास सुहानी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऋषभ ने सुहानी के बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कैसे भी करके इस मोमेंट को अपनी जिंदगी से हटा देना चाहता था, लेकिन बार बार यही सवाल उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे। ऋषभ ने सुहानी से कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप वहां से दरवाजे की तरफ चला गया। आज ऋषभ वापस खिड़की से ना लौटकर दरवाजे से वापस लौट रहा था। ऋषभ को ऐसे बिना जवाब दिए जाता हुआ देखकर कहीं ना कहीं सुहानी के दिल में भी एक दर्द उठ रहा था। भले ही सुहानी यहाँ अपनी मॉम की डेथ का सीक्रेट पता करने आई थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सुहानी की दिल के एक कोने में ऋषभ के लिए फीलिंग्स थी जो उससे कह रही थी कि ऋषभ उसे उसके सवालों के जवाब दे, उसे अपनी सफाई दे और अपने बीच में आए मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे। सुहानी के दिल की गहराइयों में छुपा वह हिस्सा सुहानी से कह रहा था कि ऋषभ लौटकर वापस आया और उसे उसके सवालों के जवाब दे और उन दोनों के बीच आए गलतफहमियों को दूर करके सुहानी को वापस से अपना ले और उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आए। लेकिन ऋषभ के इस तरह से बिना कुछ कहे चले जाने की वजह से सुहानी को वह आखिर ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। ऋषभ के जाते ही सुहानी ने जो इतनी देर से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा था, वह अब अपना कंट्रोल खुद पर खो हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुहानी रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उसकी आंखें उसका साथ ही नहीं दे रही थी। सुहानी फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ना तो रो पा रही थी और ना ही खुद को चुप करवा रही थी। जहां कृष्ण ने ऋषभ को अच्छा सबक सिखाने के लिए सुहानी की खिड़की के नीचे कीचड़ फैलाया था, उसने जब ऋषभ को ऐसे हार मानकर में गेट से बाहर जाते हुए देखा तो उसने इस बात का अंदाजा लगा दिया था कि आज फिर से सुहानी और सब की बात कुछ तो सीरियस हुई है, जिसे शायद ऋषभ अंदर तक टूट गया है। इसलिए बिना किसी के परवाह किए हुए हार मानकर इस तरह से यहाँ से जा रहा है। ऋषभ को इस तरह से वहां से जाता हुआ देखकर कहीं ना कहीं कृष को भी काफी बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त ऋषभ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तरफ ऋषभ तथा तो दूसरी तरफ उसकी बहन थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे और उन सभी दुखों की वजह ऋषभ से ही था। ऋषभ को विला से बाहर जाते हुए देखकर कृष जल्दी से सुहानी के कमरे की तरफ आया। कृष कमरे के बाहर से ही के सुहानी की रोने की आवाज सुन ली थी।
सुहानी को रोता हुआ देखकर कृष उसके पास जाकर से संभालता चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कृष अंदर नहीं गया और वहीं से वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। कृष चाहता था कि उसकी बहन की आंखों में आया आंसू एक बार अच्छे से बह जाए, क्योंकि जब तक सुहानी अपने अंदर की कमजोरी को खुद से दूर नहीं करेगी तब तक वह चाहकर भी अपनी मां के लिए नहीं लड़ पाएगी और ना ही कभी खुद का और अपनी बेटी का स्टैंड ले पाएगी। कृष अपनी बहन को संभालना तो चाहता था, लेकिन उसके साथ ही वो चाहता था कि उसकी बहन कमजोर ना बने, वह एक स्ट्रांग पावरफुल इंडिपेंडेंट वुमेन बने, जो न सिर्फ खुद के हक के लिए लड़ना जानती हो बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करना जानती हो और उनके हकों की भी रक्षा करना जानती हो। इन 3 सालों में कृष ने सुहानी को बाहर की दुनिया से लड़ना तो सिखा दिया था, लेकिन सुहानी आज भी अपने से जुड़े लोगों से लड़ने में कहीं ना कहीं खुद को कमजोर महसूस कर पा रही थी। और कृष दिल से चाहता था कि सुहानी अपनी इस कमजोरी को खुद से दूर करे और एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में बाहर निकले, जो कियारा के लिए आगे जाकर एक मिसाल बन कि कियारा सुहानी को देखकर एक कमजोर बच्चों के रूप में बड़ी ना हो बल्कि अपनी मां की तरह स्ट्रांग बने। सुहानी को रोता हुआ छोड़कर कृष कियारा के रूम में आ गया। कियारा इस वक्त आराम से अपने टेडी को हग करके सो रहे थे। कियारा को सोते हुए देखकर कृष ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अच्छे से कंबल से कवर करके उसके कमरे से बाहर आ गया। कियारा को लेकर कृष के दिल में एक अलग ही जगह थी। वह जिंदगी और की जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं देखना चाहता था। कृष को कियारा के लिए इतना स्पेशल फील क्यों होता था, ये तो कृष ही जानता था। विला से बाहर निकालने के बाद ऋषभ आज आर्यन पैलेस वापस नहीं लौटा, बल्कि वो आज अपने प्राइवेट विला चला गया। अपने प्राइवेट विला जाने के बाद ऋषभ सीधा अपने कमरे में गया। ऋषभ के कमरे में चारों तरफ कियारा की और सुहाने की ही फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। कमरा बिल्कुल ऐसे तैयार किया गया था जैसा सुहानी और ऋषभ जब अपनी जिंदगी में खुश थे, और उसे वक्त सुहानी ने जैसे जैसे ऋषभ को बताया था कि ऋषभ ने अपने कमरे को बिल्कुल वैसे ही तैयार करवाया था। अपने कमरे में आने के बाद ऋषभ वहां से अपने प्राइवेट रूम में चला गया। अपने प्राइवेट रूम में जाने के बाद ऋषभ ने फ्रिज से ड्रिंक की बोतल निकाली और ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ऋषभ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक की बोतल से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। सुहानी के जाने के बाद कितने ही रातें ऋषभ ने इस कमरे में ऐसे ही गुजारी थी। ऋषभ को जब जब लगता था कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऋषभ सुहाने की बहुत ज्यादा याद आती थी, तब वो ऐसे ही इस कमरे में आ जाया करता था और उसे वक्त ऋषभ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपने दुख को बुलाने की कोशिश किया करता था। ये बात शायद ही किसी को पता हो, लेकिन ऋषभ ने अपने जिंदगी में बहुत सारे दिन ऐसे ही निकले थे। जब ऋषभ को लगता था कि अब वो सुहानी से कभी नहीं मिल पाएगा, तब उसका दिल टूटने लगता था। जब जब सारी उम्मीदें खो देता था, तब उसके सीने में एक वो दर्द होता था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और उसे बर्दाश्त करने के लिए वो अक्सर यहाँ चलाया करता था। गायत्री जी जो हाल में बैठकर ऋषभ के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 12 बजे बजने वाले थे, लेकिन फिर भी ऋषभ घर नहीं आया था। कियान जो अचानक ही कमरे में पानी खत्म हो जाने की वजह से पानी पीने के लिए नीचे आ रहा था, उसने जब गायत्री जी को हाल में चक्कर करते हुए देखा तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि आज फिर यह ऋषभ घर नहीं ने आया। गायत्री जी के लिए अभी एक आदत बन चुकी थी कि जब तक ऋषभ घर नहीं आ जाता था वो कभी भी सोई नहीं थी। जब तक वो अपनी आंखों के सामने ऋषभ को से सलामत नहीं देख लेती थी, वो नहीं सो पाती थी। गायत्री जी को यूं परेशान हॉल में घूमते देखकर कियान को उनके लिए काफी बुरा लग रहा था। कियान को ऋषभ से जलन भी हो रही थी, क्योंकि गायत्री जी ने उसे हमेशा ही कियान से ज्यादा इस ऋषभ को प्रायोरिटी दी थी। कियान को तो बहुत बार ऐसा लगता था जैसे वह उनका सागा बेटा ना होकर ऋषभ उनका सागा बैठा है। कियान को ऋषभ से जलन भी होती थी और साथ ही अपने लिए बुरा भी लगता था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी मां की फिक्र हो रही थी। ऋषभ घर नहीं आया था और उसके इंतजार में गायत्री जी यहाँ से वहाँ भटक रही थी। कियान सीढ़ियों होता हुआ हॉल में नीचे आ गया। कियान को नीचे हॉल में देखकर गायत्री जी उससे पूछना चाहती थी कि वह पता करे कि ऋषभ कहाँ है, लेकिन वह जानते थे कि कियान तो उनसे और ऋषभ दोनों से नाराज है, इसलिए शायद ही वह उनकी कोई मदद करे।
कियान को इतनी रात में जगा देखकर गायत्री जी उसे ये भी पूछना भूल गई कि वो इतनी रात को नीचे क्यों आया है। इस वक्त सच में उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की ही फिक्र थी। ऐसा नहीं था कि गायत्री जी कियान को ऋषभ से कम प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो बच्चा कमजोर होता है माँ का प्यार हमेशा उसी के लिए ज्यादा दिखता है। ऋषभ और कियान के साथ भी ऐसा ही था। बचपन में ऋषभ को गायत्री जी से इसलिए प्यार ज्यादा मिला क्योंकि ऋषभ ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। जाह्नवी जी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए ऋषभ ने काफी वक्त अपनी माँ के बिना बिताया था। गायत्री जी ने इस घर में आने के बाद ऋषभ को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो इसके लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ को अपनी माँ की कमी महसूस करने के लिए कोई ना कोई इस बात को छेड़ देता था। इसलिए ऋषभ को कभी यह ना लगे कि गायत्री जी उसके सगी माँ नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया में अकेला उसका कोई नहीं है। गायत्री जी ने उसे पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया, और यही बात कियान को बचपन से ही अच्छे नहीं लगते थे। बचपन में कियान नहीं जानता था कि वह और ऋषभ सगे भाई नहीं है, लेकिन उसे हमेशा सही से लगता था कि उसकी माँ उसके बड़े भाई से ज्यादा प्यार करती है कंपेयर दिन उससे। इसलिए वह अक्सर ही अपनी माँ से नाराज हो जाया करता था, लेकिन बचपन में गायत्री जी उसे प्यार से मना लेती थी। और आज भी कियान का टूटा दिल गायत्री जी को दिखता था, लेकिन कियान उनके पास रुका ही नहीं और उसके आने वक्त के साथ खुद को संभाल भी दिया था, क्योंकि कियान ये बात जान चुका था कि सुहानी अब उसकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। इसलिए उसने खुद को ये कहकर दिलासा दे दिया था कि अब उसकी उसे उम्मीद रखने की कोई भी चांस नहीं था। लेकिन थी सब ऋषभ की कंडीशन तो ऐसी थी, वह तो अपने गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। एक और जहां वो सुहानी को हद से ज्यादा प्यार करता था, सुहाने के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन अपनी ही गलतफहमियों के चलते उसने सुहानी को खुद से दूर कर दिया। ऋषभ की हालत कुछ ऐसी थी कि ना तो वो सुहाने को पूरी तरह से भूल पा रहा था और ना ही उसे अपने जिंदगी में पूरी तरह से ला पा रहा था। एक बीच में लटके हुए इंसान की कंडीशन गायत्री जी से अच्छा और कौन समझ सकता था। उन्होंने तो इसे अपनी पर्सनल लाइफ में काफी हद तक महसूस किया था, बरसों तक इस एहसास को जिया था। कियान और गायत्री जी एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। कियान जानता था कि उसकी माँ इतनी रात तक क्यों जगी हुई है और क्यों वह परेशान होकर हाल में इधर से उधर चक्कर काट रही है। फाइनली गायत्री जी ने उन दोनों के बीच की छुपी तोड़ते हुए कहा, तुम अब तक जाग रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? गायत्री जी को खुद की फिक्र करते देखा किया थोड़ा तो इमोशनल हुआ था, लेकिन अभी भी वह अपनी माँ से नाराज था, अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। कियान ने गायत्री जी से कहा, आप जाकर सो जाए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। गायत्री जी कियान से पूछना भी चाहती थी कि क्या उसे पता है कि ऋषभ इस वक्त कहाँ है, वह उसे कहाँ से लेकर आएगा। लेकिन गायत्री जी उसे कुछ कहती उससे पहले ही कियान घर से बाहर निकल चुका था। कियान घर से इतनी जल्दी में बाहर निकाला था कि गायत्री जी को उससे कुछ पूछने के लिए वक्त ही नहीं मिला। कियान को इतनी रात को अपने भाई को लेने जाते हुए देखकर गायत्री जी को इतना तो सुकून हो गया था कि उनका बेटा भले ही उनसे नाराज हो, लेकिन आज भी वह अपनी माँ और भाई की फिक्र करता है। कियान के जाने के बाद गायत्री जी ने भगवान से हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया कि अभी भी उनकी दोनों बेटे एक दूसरे की परवाह करते हैं। वो बस भगवान से अब यही प्रे कर रही थी कि उनके दोनों बेटे जल्दी से सही सलामत घर वापस लौट कर आ जाए। कियान ने घर से निकलने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रमन को कॉल किया। कियान ने जब रमन जी पूछा कि इस वक्त ऋषभ कहाँ है, तो रमन ने कहा कि सर बॉस ऑफिस से घर के लिए निकले थे। उसके बाद उन्होंने मेरे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया और उसे इस बारे में नहीं पता कि इस वक्त ऋषभ कहाँ होगा। रमन की बात सुनने की बात की कियान कॉल कट करने वाला था कि उसे रमन की आवाज़ सुनाई दे। रमन ने कियान से कहा, सर बॉस जब भी काफ़ी परेशान होते हैं तो वह अपने प्राइवेट विला में ही जाते हैं, तो हो सकता है आज भी उनका मूड ऑफ होने की वजह से वह वहीं पर हो। मैं एक बार वहां जाकर चेक करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सर कहाँ होंगे इस वक्त। रमन की बात सुनकर कियान ने कहा, तुम रहने दो, मैं जा रहा हूं वहां पर, मैं खुद देख लूंगा वो इस वक्त वहां है या नहीं। इसके अलावा तुम्हें उनकी कोई भी घर मिले तो मुझे कॉल जरूर कर देना। रमन ने जी सर कहकर कॉल रख दिया।
रमन से यह पता करने के बाद कि ऋषभ का जब भी मूड ऑफ होता है तो वह अपने प्राइवेट विला ही जाता है, कियान ने अपनी गाड़ी ऋषभ के प्राइवेट विला की तरफ मोड़ दी। लगभग 1.5 घंटे बाद कियान ऋषभ के प्राइवेट विला के बाहर खड़ा था। कियान को घर के बाहर देखकर गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया क्योंकि वह आर्यन फैमिली के सभी मेंबर्स को अच्छे से पहचानते थे। भले ही कियान यहाँ पर पहले नहीं आया था, लेकिन गॉड्स आर्यन फैमिली के सभी मेंबर्स को अच्छे से पहचानते थे और उन्हें ये भी इंस्ट्रक्शन अच्छे से दिए गए थे कि किसको यहाँ आना अलाउड है और किसको नहीं। कियान ने अपनी गाड़ी विला के जस्ट सामने रोकी और गाड़ी से बाहर आकर उस विला को देखने लग गया। ऋषभ का प्राइवेट विला काफी सुंदर था। सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाई यह विला वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। रात के इस वक्त चांद की रोशनी में यह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। विला के चारों तरफ लगी लाइटिंग्स और गार्डन का एरिया इसकी खूबसूरती को चार चांद लग रहा था। विला के जस्ट सामने लगा हुआ फाउंटेन जिससे पानी फुहारे की से बाहर गिर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे फाउंटेन की बीचों बीच खड़ी कोई परी अपने हाथों से मोती बरसा रही हो। कियान ने कुछ पल के लिए उसे विला की खूबसूरती को अच्छे से देखा, उसके बाद अपने गर्दन झटक कर अंदर की तरफ चला गया। कियान के अंदर जाते ही विला में काम करने वाले एक सर्वेंट में आकर कियान का वेलकम किया और कियान को वो देखकर थोड़ा परेशान सा लग रहा था। कियान ने सर्वेंट से पूछा कि ऋषभ वहां आया था या नहीं। उसे सर्वेंट ने कियान को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, ऋषभ साहब यहाँ आए थे और वह अपने कमरे की तरफ चले गए। उसे सर्वेंट की बात सुनकर कियान ऊपर की तरफ जाने लगा। कियान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आगे बढ़ पाता उससे पहले ही उस सर्वेंट ने कियान को रोकते हुए कहा, साहब जी साहब, सब जब भी उस हालत में यहाँ आते हैं तो वह अपने कमरे के अंदर बने हुए सेक्रेट रूम में रहते हैं। अगर ऋषभ साहब आपके कमरे में दिखाई नहीं दे तो वह अपने सेक्रेट रूम में ही होंगे। सेक्रेट रूम के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें पता है, लेकिन ऋषभ साहब की परमिशन के बिना उसे सेक्रेट रूम को कोई भी नहीं खोल सकता, इसलिए आप शायद वहां नहीं जा पाओगे। सर्वेंट की बात सुनकर कियान को काफी अजीब लगा। ये पूरा विला ऋषभ का प्राइवेट विला था। ऋषभ ने इसे अपनी कमाई से खरीदा था। यहाँ उसके अलावा किसी के भी हुक्म नहीं चलाते थे। यह वैसे भी ऋषभ का प्राइवेट विला था। उसके बाद भी ऋषभ ने अपने कमरे में सेक्रेट रूम बना रखा था। ऋषभ चाहता तो अपने रूम को लॉक रख सकता था, लेकिन उसने रूम के अंदर सेक्रेट रूम बनाया और उसके बारे में भी यहाँ सिर्फ एक इंसान को बताएं। ये सोचकर कियान को थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटका हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। कियान ने जिस तरफ सर्वेंट ने इशारा किया था उसे रूम में जाकर देखा तो उसे वहां ऋषभ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ सुहानी और कियारा की तस्वीर लगी हुई थी। उसे रूम को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी का बेडरूम नहीं है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई म्यूजियम है और वहां पर खूबसूरत तस्वीर रखी गई हो। कियान ने जब उसे कमरे में सुहानी और कियारा की तस्वीर देखी तो एक पल के लिए तो जकियान भी उन तस्वीरों में खो गया। सुहानी के बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीर उसे कमरे में थी। सर्वेंट ने ऊपर आते वक्त है उनको बता दिया था कि ऋषभ के कमरे में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है और इसकी परमिशन के बिना कोई वहां जाता भी नहीं था। अब कियान को समझ आ रहा था कि ऋषभ ने इस कमरे में आने से सबको क्यों मना कर रखा था। कियान ने जब उन तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उसे काफी बड़ा झटका लगा। कुछ तस्वीरें तो उसे वक्त की थी जब ऋषभ सुहानी को जानता भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि ऋषभ सुहानी या उसके परिवार को नहीं जानता था, बल्कि ऋषभ की पढ़ाई तो सुहानी के भाइयों के साथ ही हुई थी, लेकिन आकाश तो काफी वक्त बाद में उनकी जिंदगी में आया था। ऋषभ के पास तो उससे पहले की भी सुहानी की तस्वीर उसे रूम में लगा रखी थी। उन सभी तस्वीरों को देखकर और उनका जिस एंगल से लिया गया था उन्हें देखकर अब कियान को समझ आ रहा था कि क्यों ऋषभ सुहानी को लेकर इतना पॉजिटिव है। क्यों सुहानी के आने के बाद ऋषभ की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और क्यों ही वह गलतफहमियां ऋषभ के जान में आई और उसने और गलतफहमियों को बढ़ावा दिया। सब कुछ अब कियान को शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था।
कियान को ये बात अच्छे से समझ आ रही थी कि यहाँ रखी हुई हर एक चीज़ और यादगारों पर लगी हुई तस्वीरों का क्या मतलब था। उन सबको देखकर तो कियान के दिल में भी दर्द होने लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके दिल में अब बहुत तेज दर्द होने लगा था। अब उसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होने लगी थी। कियान को इस वक्त पैनिक अटैक आ रहा था। कियान ने अपने सीने पर हाथ रखा और वह वही अपने घुटनों के बल बैठ गया। कियान को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कियान के मुंह से इस वक्त आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। कियान वहीं पर नीडल होकर फर्श पर गिर गया। ऋषभ जो अब तक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था वो बस वहाँ से निकालकर आयन पैलेस जाने के लिए अपने सेक्रेट रूम से निकला था, क्योंकि ऋषभ जानता था कि जब तक वह आर्यन पैलेस नहीं पहुंचेगा उसकी माँ उसका इंतजार करती रहेगी और सोएगी भी नहीं। इसलिए नशे की हालत में भी ऋषभ ने आर्यन पैलेस पहले जाने के लिए वहां से बाहर निकाल कर आया। ऋषभ जब अपने सेक्रेट रूम से बाहर निकाल कर आ रहा था तो उसने अपने कमरे में फर्श पर कियान को गिरे हुए देखा। कियान को इस वक्त इस हाल में देखकर एक बार के लिए तेरे ऋषभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कियान इस वक्त उसके बेडरूम में है। ऋषभ को लगा कि उसे भ्रम हुआ हो सकता है, इसलिए उसने अपनी आंखों को मसल कर ध्यान से कियान को देखने लगा। कियान को इस वक्त पैनिक अटैक आ रहा था। कियान ने अपने सीने पर हाथ रखा और वह वही अपने घुटनों के बल बैठ गया। कियान को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कियान के मुंह से इस वक्त आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। कियान वहीं पर नीडल होकर फर्श पर गिर गया। ऋषभ जो अब तक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था वो बस वहाँ से निकालकर आयन पैलेस जाने के लिए अपने सेक्रेट रूम से निकला था, क्योंकि ऋषभ जानता था कि जब तक वह आर्यन पैलेस नहीं पहुंचेगा उसकी माँ उसका इंतजार करती रहेगी और सोएगी भी नहीं। इसलिए नशे की हालत में भी ऋषभ ने आर्यन पैलेस पहले जाने के लिए वहां से बाहर निकाल कर आया। ऋषभ जब अपने सेक्रेट रूम से बाहर निकाल कर आ रहा था तो उसने अपने कमरे में फर्श पर कियान को गिरे हुए देखा। कियान को इस वक्त इस हाल में देखकर एक बार के लिए तेरे ऋषभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कियान इस वक्त उसके बेडरूम में है। ऋषभ को लगा कि उसे भ्रम हुआ हो सकता है, इसलिए उसने अपनी आंखों को मसल कर ध्यान से कियान को देखने लगा। जब ऋषभ ने 2-3 बार आंखें बंद करके फिर से कियान को देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसके सामने कियान ही है। कियान को इस हालत में देखकर ऋषभ के हाथों से उसकी ड्रिंक की बोतल वही छूटकर गिर गई। ऋषभ का सारा नशा एक ही झटके में उतर गया। ऋषभ की आंखें पूरी तरह से खुली थी। वो जल्दी से कियान के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लग गया। कियान तो इस वक्त पैनिक अटैक में था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ऋषभ ने उसे उठाकर सहारा देते हुए बेड पर लेकर आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। ऋषभ ने कियान को मुश्किल से थोड़ा सा पानी पिलाया और उसे गहरी गहरी सांस लेने के लिए बोलने लगा। ऋषभ जानता था कि उसके भाई को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ऋषभ के साथ तो फिर भी बचपन से इंसोम्निया की दिक्कत थी, लेकिन कियान पूरी तरह से ठीक था। इसलिए अचानक से कियान को इस तरह से पैनिक करते हुए देखकर ऋषभ की आंखें बाहर आ गई थी। वो कियान को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन काफ़ी मुश्किल के साथ उसने कियान को संभाल लिया था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई शांति से ऋषभ के कमरे में ही आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन दोनों में से ही कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऋषभ ने देखा कि उसका फ़ोन फिर से बजाने लग गया था। ऋषभ ने जब कॉल अटेंड किया तो इस वक्त गायत्री जी उसे कॉल कर रही थी। रात के 2 बजे बजने को आए थे, लेकिन ऋषभ अभी तक घर नहीं पहुंचा था, इसलिए गायत्री जी को उसकी फिक्र हो रही थी और कियान भी अब तक वापस नहीं लौटा था, इसलिए वो दोनों को ही बारी बारी से कॉल कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी उनका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब गायत्री जी को उनकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए उन्होंने रमन से भी कहा था उन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन अब जब ऋषभ का अपने फ़ोन पर ध्यान गया तो उसने जल्दी से कॉल अटेंड किया। कॉल अटेंड होते ही गायत्री जी ने फिक्र करते हुए ऋषभ से, सब कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई, आप अब तक घर क्यों नहीं आए?
कमरे का माहौल इस वक्त बिल्कुल शांत, वहां पर एक सी भी गिरती तो उसकी आवाज भी आराम से सुनी जा सकती थी, इसलिए गायत्री जी फोन पर क्या बोल रही थी उसकी आवाज कियान को अच्छे से समझ आ रही थी। कियान का गायत्री जी के द्वारा फिर से सिर्फ ऋषभ के लिए फिक्र करना उसे काफी बुरा लग रहा था। हालांकि उसके पास उसका फोन था लेकिन उसने साइलेंट पर रख रखा था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि गायत्री जी ने उसे भी कितनी बार कॉल किया था। लेकिन अब उसे जब ऋषभ से बात कर रही थी तो कभी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। ऋषभ ने गायत्री जी को कोई जवाब दे तो उसे पहले ही गायत्री जी ने फिर से अपने सवाल पूछने जारी कर दिया। ऋषभ, हमें आप दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। कियान आपको ढूंढने के लिए गया था लेकिन ना तो अब तक वह लौटा है ना आप लौटे हो, और आप दोनों में से किसी को ही खबर नहीं है। कियान फोन भी नहीं उठा रहा। बेटा, आप लोग कहाँ हो? हमें आप दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। फाइनली जब कियान ने सुना कि उसकी माँ उसके बारे में भी पूछ रही है और उन्हें इसकी भी फिक्र है, तो कुछ हद तक कियान के दिल को सुकून पहुंचा था। उसके दिल में जो जलन ऋषभ के लिए थी अब वह जाकर कुछ हद तक कम हो रही थी, क्योंकि गायत्री जी की बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें सिर्फ ऋषभ की नहीं बल्कि कियान उनकी भी उतनी ही फिक्र है। ऋषभ ने गायत्री जी से कहा, माँ, कियान मेरे साथ ही है और हम दोनों मेरे विला पर हैं, आप आराम से सो जाइए, हम सुबह तक आ जाएंगे। गायत्री जी ने विश्व की बात सुनकर उसे कुछ और भी पूछना था लेकिन रिसीव नहीं होने साथ करवाते हुए कहा, मैन ऑफ फिक्र मत कीजिए, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, हम सुबह तो घर आ जाएंगे, आप काफी देर हो गई है, जाकर सो जाइए। गायत्री जी को समझने के बाद ऋषभ ने कॉल कट कर दिया। ऋषभ से बात हो जाने के बाद गायत्री जी को तसल्ली से ली हो गई थी कि उनके दोनों बच्चे से ही सलामत हैं और वह ऋषभ की विला पर हैं, तो उनकी टेंशन भी अब कुछ हद तक कम हो गई थी। वह जाकर अपने कमरे में शांति से सोने चली गई। वो जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा तारिणी इस वक्त कमरे में नहीं है। गायत्री जी ने तारिणी के पास वाले रूम में ही शिफ्ट किया था, इसलिए उन्हें तारिणी के रूप में को खुला देखा। तुमने एक बार उसे भी जाकर देख लेना चाहता, लेकिन तारिणी इस वक्त कमरे में नहीं थी। तारिणी को कमरे में न पाकर गायत्री जी दादाजी के कमरे की तरफ चली गई। दादाजी के कमरे में जब गायत्री जी ने देखा तो दादाजी के कमरे का दरवाजा खुला ही था और तारिणी सोफे पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी और सामने दादाजी आराम से लेटे हुए सो रहे थे। दादाजी अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी कियान वो अभी भी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखे। उसके दादाजी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कोई भी उनके भजन सुनने हम नहीं करना चाहिए। इसलिए तारिणी अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस वक्त तक जगी हुई थी और दादाजी का ख्याल रख रही थी। तारिणी को इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए देखकर गायत्री जी को उसे पर काफी प्यार आ रहा था। करणी तूने पहली नजर में पसंद आ गई थी, अब तो तारिणी को देखकर उन्हें वो अपने घर के लिए परफेक्ट बहू नजर आ रही थी। गायत्री जी ने तो मान लिया था कि अगर उनके बेटे को कोई संभाल सकता है तो वह सिर्फ यही लड़की है। ये तो उन दोनों को भी नहीं पता था कि कितने ही सालों से उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से कंपनी नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद दोनों भाई शांति से ऋषभ के कमरे में ही आमने सामने बैठे हुए थे, लेकिन दोनों में से ही कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों को ही ढंग से याद नहीं था कि उन्हें कितना ही वक्त हो गया था ऐसे साथ बैठे हुए। एक लंबा अर्श बीत गया था उन्हें साथ बात किए हुए, साथ बैठे हुए, एक दूसरे से अपने बातें शेयर किए हुए। ऋषभ ने गायत्री जी को कॉल करके पहले कह दिया था कि वह रात को अब घर नहीं आएंगे, तो वो आराम से सो जाए, उनका इंतजार ना करे, वो दोनों सुबह तक आ जाएंगे। इसलिए गायत्री जी की ओर से वो बेफिक्र थे। कियान अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन ऋषभ को काफी देर से ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे कुछ जानना चाहता हूँ और ऋषभ को ऐसे देख रहा था जैसे ऋषभ उससे कुछ छुपा रहा हो। ऋषभ ने जब कियान को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने उससे कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ऋषभ का सवाल सुनकर कियान ने कहा, कब से चल रहा है आपका ये सब और आपने आज तक हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? ऋषभ ने कियान की बात से पूरी तरह से अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या छुपाया है और मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। कियान ने कहा, ओह शट अप भाई, आप यह अनजान बनने की एक्टिंग तो किसी और के सामने कीजिएगा, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं सब कुछ जान चुका हूँ, बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब सच ही बताएंगे। ऋषभ से यह सवाल कियान ने कर तो लिया था, लेकिन वही जानता था कि ऋषभ से यह सवाल पूछने के लिए उसे खुद को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। कियान ने ऋषभ से अपना सवाल तो कर लिया था, लेकिन उसका जवाब सुनने के लिए कियान अभी भी बुरी तरह से तैयार नहीं दिख रहा था। कियान का दिल उसे अभी भी कह रहा था कि कियान क्या कर रहा है तू, ये सब मत कर, मत पूछ। अगर ये सब सच हुआ तो तेरा बच्चा कुछ दिल भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। तू कभी भी इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए मत पूछ कियान। लेकिन जो कुछ भी कियान ने ऋषभ के कमरे में देखा था, उसके बाद कियान चुप तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, उसे सच तो जानना ही था। ऋषभ ने कियान की बातों को पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम मेरे लिए यहाँ तक आए उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम जाकर अब रेस्ट करो, काफी रात हो चुकी है, सुबह उठकर घर चले जाना, माँ भी तुम्हारी फिक्र कर रही है। ऋषभ की बात सुनकर कियान को गुस्सा आ गया। उसने ऋषभ से गुस्से में कहा, अगर अभी आपका नाटक करते हुए मन नहीं भरा तो आप अपने नाटक को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, लेकिन सच का मुझे पता चल चुका है और अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये सब जाकर सुहानी को बताऊं तो आप मुझे खुद अपने मुंह से सच बता दीजिए। कियान ने ऋषभ को साफ साफ धमकी दी थी, लेकिन ऋषभ अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। कियान को जब लगा कि उसका यहाँ बैठना बेफिजूल है, ऋषभ उसे से कुछ भी नहीं बताने वाला, तो वो वहां से उठकर जाने लगा। कियान गुस्सा दिखाकर ऋषभ से सवाल जवाब तो कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि इस सब के लिए उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अंदर ही अंदर उसका दिल कितनी बार टूट रहा है। कियान तो उठकर ऋषभ के कमरे से बाहर निकलता, उससे पहले ही ऋषभ ने कियान से कहा, जब बचपन में आनंद अंकल उसे घर लेकर आए थे तब से उसे जानता हूँ। तुम तो बचपन में नाना के यहाँ चले गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला ही था। माँ ने मेरी जिंदगी में आकर मुझे खूब प्यार किया था, लेकिन मुझे भी एक दोस्त की जरूरत थी। मैं किसी से कोई बात नहीं करता था और सबको काफी एरोगेंट लगता था, ये तो सब जानते थे। ऋषभ की बात सुनकर कियान के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ इस वक्त उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वह नीचे फर्श की तरफ देख रहा था और उसे अपने पास्ट के बारे में बता रहा था। कियान को बताते बताते हैं ऋषभ अपने पास्ट में खो गया और उसे वह पल याद आने लगा जब वो पहली बार सुहानी से मिला था। ऋषभ बचपन में स्कूल में खेल रहा था। उस वक्त उसके साथ खेलने वाले बच्चों ने ऋषभ को चिढ़ाते हुए कहा था कि ऋषभ काफी बुरा बच्चा है, वह उसके साथ नहीं खेलना चाहते, उसे तो उसकी माँ भी पसंद नहीं करती, उसने उन्हें भी काफी परेशान किया, इसलिए उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और बहुत जल्द उसकी नई माँ भी उसे छोड़कर चली जाएगी। ऋषभ को ये सुनकर काफी बुरा लगा था और इसलिए वो उन बच्चों से लड़ाई करने लग गया। लड़ाई में ऋषभ को काफी चोटें भी लगी थी। ऋषभ उन सबको पीट कर अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ नीचे अपने खुद के घर के गार्डन में अकेला ही बैठा हुआ था, तभी किशोर जी गुस्से में गार्डन में आए और उन्होंने ऋषभ को खूब डांटा और उसे थप्पड़ भी मार दिया। हुआ ये था कि जिन बच्चों को ऋषभ ने मारा पिटा था, उनके पेरेंट्स ने किशोर जी को सभी कंप्लेंट करते हुए कॉल किया था और किशोर जी को जब पता चला कि ऋषभ ने स्कूल के बच्चों के साथ मारपीट की है तो उन्हें काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके चलते ही ऋषभ को आकर काफी डांटा और उसे चांटा भी मार दिया। बचपन में भी किशोर जी के चांटा मारने के बाद भी ऋषभ को इतना दर्द नहीं हुआ था, वह बिल्कुल भी नहीं रोया, उसकी आंखों में एक बूंद भी पानी नहीं आया। लेकिन किशोर जी के जाने के बाद ऋषभ को वह बात काफी दुखी करने लग गई कि उसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, क्योंकि वह एक बुरा बच्चा है और जल्द ही उसकी नई माँ भी उसे छोड़कर चली जाएगी। ऋषभ को बार बार वो सारे शब्द याद आ रहे थे और जब उसके पापा ने उसे गुस्सा कर दिया तो उसके बाद तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लग गया। उसे लगा कि उसके पापा भी उसे बुरा समझकर डांट रहे हैं, इसका मतलब वो सच में बुरा बच्चा है और उसे सब छोड़कर चले जाएंगे उसकी माँ की तरह। इसलिए ऋषभ गार्डन में बैठा बैठा ही जोर जोर से रोने लग गया।
गायत्री जी उस वक्त घर पर नहीं थी और किशोर जी भी ऋषभ को डांटने के बाद वापस अपने ऑफिस के लिए चले गए थे। इस वक्त घर में सिर्फ कुछ सर्वेंट ही थे जो काम कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषभ को रोते हुए देखा तो उन्होंने आकर उसे चुप कराने की काफी कोशिश की, लेकिन ऋषभ था वो तो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह तो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। वहां काम करे सारे सर्वेंट ने अपने सारे तरीके अपना कर देख लिए, लेकिन उनके लिए सब कुछ करना काफी मुश्किल हो गया था। तभी वहां एक छोटी सी गुड़िया आई जिसने व्हाइट फ्रॉक पहन रखा था। वो अपने पापा के साथ वहां आए थे। उसके पापा कोई और नहीं, आनंद जी थे, जिन्हें ऋषभ के दादाजी से कुछ काम था, इसलिए वो उनसे मिलने आए थे। ऋषभ को जब उन्होंने दूर से गार्डन में देखा तो उन्होंने सुहानी को उसके साथ जाकर खेलने के लिए कह दिया और खुद दादाजी से मिलने के लिए घर के अंदर चले गए। सुहानी भी अपने पापा की परमिशन मिलते ही गार्डन में खेलने के लिए चली गई, लेकिन अंदर जाकर उसने जब देखा कि ऋषभ जोर से रोए जा रहा है और कब से लोगों उसे चुप करा रहे हैं लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रहा, तो ऋषभ को रोता हुआ देखकर सुहानी भी उसके पास बैठकर रोने लग गई। ऋषभ ने जब अपने पास बिल्कुल छोटी सी बच्ची को बैठकर रोते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषभ ने उस बच्ची को डांटते हुए पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसने मासूमियत से ऋषभ की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम रो रहे थे इसलिए मुझे तुम्हें देखकर रोना आ गया। उसे वक्त सुहानी को देखकर ऋषभ को सुहानी काफी क्यूट लगी थी और काफी फनी भी, क्योंकि जब सुहानी रो रही थी तो उसकी आंख, नाक और गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे, जिन्हें देखकर वो एक छोटे बंदर का बच्चा लग रहा था। सुहानी को इस हालत में देखकर ऋषभ ने उसका खूब मजाक उड़ाया था और उसे पर खूब हंसा था, लेकिन उसके बाद भी उसे ऋषभ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और जब ऋषभ सुहानी को देखकर हंसने लगा तो सुहानी भी उसे देखकर फिर से हंसने लगे। उसे वक्त ऋषभ को सुहानी बहुत इंटरेस्ट लगी थी, लेकिन धीरे धीरे आनंद जी जब भी ऋषभ के घर आते तो वो सुहानी को साथ लेकर आते थे और धीरे धीरे ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती हो गई और वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे के साथ अपने टॉयज भी शेयर करते थे। ऋषभ बचपन में भी सुहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन कुछ वक्त बाद जब आकाश और शिवांश को आनंद जी अपने घर लेकर आए तब सुहानी उनके साथ बिजी रहने लग गई और उसका आर्यन पैलेस आना भी काफी कम हो गया था। अपनी दोस्त को किसी और के साथ देखकर ऋषभ को काफी जलन होती थी और उसे काफी गुस्सा भी आने लगा, इसलिए उसने सुहानी को आकाश और शिवांश से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन सुहानी तो उसे वक्त बिल्कुल बच्ची थी, उसे कहाँ को समझ आता था। जो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता तब वो उसी के साथ रहना पसंद करती थी और आनंद जी के घर पर तो सोनाक्षी, आकाश, शिवांश सारी ही थे, तो सुहानी उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग गई। जब सुहानी ने ऋषभ की बात नहीं मानी तो ऋषभ ने गुस्से में आकर सुहानी से अपनी दोस्ती ही तोड़ दी थी, लेकिन अब उसे सुहानी की बहुत ज्यादा याद आती थी। लेकिन अपने गुरूर के चलते उसने कभी भी जाकर सुहानी से आगे से बात नहीं की। वह उसे हमेशा इग्नोर करने लग गया और उससे ऐसे दिखाता जैसे वह उससे बहुत नाराज है। सुहानी भी उसे वक्त छोटी बच्ची थी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। आकाश और शिवांश के आने के बाद वह उन दोनों के साथ बिजी रहने लगी, इसलिए उसने ऋषभ की ओर ध्यान भी नहीं दिया और वैसे भी रिसीव उसे पर ज्यादातर गुस्सा ही करता था, इसलिए सुहानी को धीरे धीरे उसे डर लगने लग गया और वह उसे बिल्कुल ही दूर हो गई। ऋषभ को ये बात इतनी ज्यादा चुभ गई कि उसके बाद उसने किसी को अपना दोस्त ही नहीं बनाया। ऋषभ ने यह मान लिया था कि कोई भी उसके साथ नहीं रहने वाला, सब उसे छोड़कर चले ही जाएंगे, इसलिए उसके बाद ऋषभ ने कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया और न कभी किसी को अपने करीब आने दिया। और इस वक्त उन्हें में से कुछ पिक्चर्स अभी ऋषभ के कमरे में लगी हुई थी, जिन्हें देखकर कि कियान समझ गया था कि ऋषभ सुहानाई को उससे पहले ही जानता है। वो तो सुहानी से बाद में मिला था, लेकिन ऋषभ की मुलाकात सुहानी से बहुत पहले हो गई थी और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और शायद इस वक्त से वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और ऋषभ ने यह बात किसी को नहीं बताई कि सुहानी को बचपन से ही पसंद करता था। लेकिन जब सोनाक्षी की जगह ऋषभ की शादी सुहानी के साथ हो गई तो उसने इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब उसकी बचपन की दोस्त उसकी बीवी बनकर उसके घर में आ रही थी।
ऋषभ ने तो बचपन में भी सुहानी से अपनी दोस्ती इसीलिए खत्म की थी क्योंकि उसके और दोस्त बन गए थे जो कि ऋषभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऋषभ चाहता था कि सुहानी सिर्फ उसी की दोस्त बनकर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं खेले। कियान जब तक आर्यन पैलेस लौट कर आया और उसकी जब शिवांश से दोस्ती हो गई और उसके बाद जाकर वह सुहानी से मिला, उसके कितने ही वक्त पहले ही ऋषभ सुहानी से मिल चुका था और वह उसे पसंद भी करता था। ऋषभ सुहानी से बात इसीलिए नहीं करता था क्योंकि सुहानी ने उसकी दोस्ती को छोड़कर अपने भाइयों से दोस्ती कर ली थी। हालांकि वो सुहानी का बचपन था, उसे नहीं समझ में आता था कि कोई उसके लिए इतना पॉजिटिव भी हो सकता है या उसे सिर्फ एक इंसान के साथ दोस्त रखनी है। सुहानी उसे वक्त बच्ची थी, उसे जो अच्छा लगता है सुहानी उसी के साथ दोस्ती कर लेती थी। आकाश और शिवांश को तो उसने अपना भाई मान लिया था, तो उनके साथ तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करती थी। उन दोनों ने भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, इसलिए सुहानी उनके साथ काफ़ी खुश थी। जब तक कियान सुहानी ने से मिला तब तक तो ऋषभ और सुहानी की बहुत सारी मेमोरीज बन चुकी थी, जिन्हें ऋषभ ने कैमरे की मदद से सांझा कर रखा था और उन्हीं में से एक फ़ोटो आज उसने सुहानी के आज ऋषभ के बेडरूम में देखी थी। उन फोटोज़ को देखकर ही कियान को काफ़ी गुस्सा आने लग गया क्योंकि उन फोटोज़ को देखकर कियान समझ गया था कि ऋषभ सुहानी को उससे पहले से जानता है और वो शायद उससे प्यार भी करता था, इसलिए इसकी मेमोरी उसको संभाल के रखा हुआ है आज तक। लेकिन बचपन की और मेमोरीज के अलावा ऋषभ और सुहानी की उसकी कभी बात ही नहीं हुई। और जब सुहानी ऋषभ से बचपन में मिले थे तब वह काफ़ी छोटी थी, इसलिए अब तक तो वह ऋषभ के साथ बताए उन पलों को भूल भी चुकी थी। इसलिए उसे याद ही नहीं था कि उसका सबसे पहले दोस्त बनने वाला इंसान कोई और नहीं ऋषभ ही था। सुहानी तो अपनी यादों से ऋषभ को पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन ऋषभ ने सुहानी को कभी अपनी यादों से नहीं जाने दिया और ना ही कभी अपनी जिंदगी से। वह तो हमेशा से ही उसके आसपास रहा था, बस सुहानी को ही इसके बारे में कोई खबर नहीं थी और ऋषभ के अलावा कोई इस बात को समझ भी नहीं पाया कि ऋषभ सुहानी को लेकर बचपन से ही पजेसिव था। ऋषभ से यह जान लेने के बाद कि ऋषभ सुहानी को बचपन से ही पसंद करता था, सुहानी ही ऋषभ की पहली और आखिरी दोस्त रही है, कियान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह ऋषभ से क्या कहे और खुद के दिल को कैसे समझाए। उसकी तो ऋषभ की नाराजगी ही इसी बात को लेकर थी कि ऋषभ ने उससे उसका प्यार छीन लिया और उसके प्यार को काफ़ी दुख पहुंचाया है। लेकिन अब वह ऋषभ से किस बात के लिए नाराजगी जताता? इस बात के लिए कि ऋषभ ने उसका प्यार छीना है या इस बात के लिए कि ऋषभ ने उसे सुहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि सुहानी तो ऋषभ का पहला और आखिरी प्यार थी। ऋषभ तो सुहानी को उस वक्त से प्यार करता आया है जब सुहानी के बारे में कियान को कुछ पता भी नहीं था। कियान से अब वहां और नहीं बैठा जा रहा था, उसके दिल में एक अलग सा पेन होने लग गया था। लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब थे जो कियान को ऋषभ से चाहिए थे और उन्हें जाने बिना तो कियान वहां से जाना नहीं चाहता था। कियान ने ऋषभ से कहा, जब आप सुहान को बचपन से पसंद करते हैं तो फिर आपने सोनाक्षी से शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या सोनाक्षी को मंडप से भागकर सुहानी से शादी करने का प्लान आपका ही था? कियान की बात सुनकर ऋषभ बिल्कुल ही चौंक गया था। ये सच तो सिर्फ उसे ही पता था कि शादी से पहले उसने सोनाक्षी को शादी करने से मना किया था, लेकिन उसने सोनाक्षी को मंडप से नहीं भगाया था। ऋषभ ने कियान से कहा, जब दादाजी ने मेरी शादी सोनाक्षी से तय की थी तब मैंने दादाजी को इसके लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि दादाजी ने आगे से चलकर आनंद अंकल से उनकी बेटियों का हाथ मांगा था और मैं अब मना करके दादाजी की इज्जत पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। दादाजी अपने वचन के पक्के थे, अगर उन्होंने आनंद अंकल से कहा था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आएंगे तो वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाले थे, इसलिए मैंने भी सोनाक्षी से मिलकर उसे इस शादी करने के लिए मना करने के लिए कहा था। मैं दादाजी को मना नहीं कर सकता था, लेकिन सोनाक्षी के पास ये राइट था कि वो शादी से मना कर दे। मैंने जब सोनाक्षी के बारे में पता कराया था मुझे पता चला था कि वो शादी करना भी नहीं चाहती, वो तो एक्टिंग के करियर में अपना करियर बनाना चाहती हैं।
मैंने उससे कहा भी था कि मैं उसके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा, लेकिन उसे उस शादी के लिए मना करना होगा। मैं ये बात अच्छे से जानता था कि सुहानी तो मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे सुहानी के अलावा किसी और से शादी करनी भी नहीं थी। इसलिए ये सच है कि मैं कैसे भी करके इस शादी को तुड़वाना चाहता था, लेकिन सोनाक्षी ने मुझे ये शादी से मना करने के लिए हाँ भी कर दिया था। उसने मुझे कहा था कि वो दादाजी से जाकर शादी के लिए साफ मना कर देगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। जब दादाजी ने उससे शादी के लिए दोबारा पूछा था, उसने खुश होकर इस शादी के लिए हाँ कर दे। सोनाक्षी की हाँ सुनने के बाद मैंने उससे मिलने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की और मजबूरी में आकर मुझे भी इस शादी के लिए राजी होना पड़ा, क्योंकि बहुत कम वक्त में ये शादी करवाई जा रही थी और इसलिए मुझे और ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया इस शादी को रोकने के लिए, और मजबूरी ये शादी करनी पड़ रही थी। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूँ या भगवान की मर्जी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब सोनाक्षी मंडप छोड़कर चली गई तब मुझे एक राहत की सांस मिली थी कि अभी मेरे पास एक मौका है कि मैं सुहानी के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करूं और उसे शादी के लिए मनाऊं। लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही दादाजी ने खुद आनंद अंकल से सुहानी की शादी मुझसे करने के लिए कह दिया। आनंद अंकल तो सुहानी की आर्यन परिवार में शादी करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने पहले तुम्हारे लिए सुहानी का रिश्ता ठुकरा दिया था और अब वह मेरे लिए भी यह रिश्ता ठुकराने को तैयार थे। सारे समाज में अपनी इज्जत की बिना परवाह किए आनंद अंकल ने सुहानी से मेरी शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था। दादाजी ने भी इस बात को ज्यादा ऐतराज नहीं किया। बिना सुहानी की मर्जी के उसकी शादी हो। हम बारात वापस लेकर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर अचानक से सुहानी को क्या हुआ नहीं पता, उसने आगे से आकर खुद इस शादी के लिए दादाजी से हाँ कर दी। मेरे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने एक बार फिर से सुहानी को मेरी झोली में डाल दिया था। अब सुहानी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी होकर रहने वाली थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सुहानी किसी दुआ में आकर मुझसे शादी करे। मैंने उसे मंडप में बैठने से पहले भी पूछा था कि क्या वैसे हो रहा है मुझसे शादी करने के लिए। माँ ने भी उससे पूछा था, लेकिन वह पूरी तरह से छोड़कर कि वह ये शादी करना चाहती है। अपनी बहन की जगह वह मुझसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। और सुहानी की मुझसे शादी हो गई। सुहानी का शादी के लिए हाँ करने के बाद आनंद अंकल ने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन सुहानी ने फिर भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की और उसके बाद हमारे लाइफ ऐसे खुशी आने भी लग गई थी। मैं सोने से पहले से ही बहुत प्यार करता था और अब तो मुझे उसे अपने प्यार दिखाने के लिए किसी नाम की भी ज़रूरत नहीं थी। वह मेरी बीवी थी, इसलिए मैं दुनिया भर की खुशियों के कदमों में रखना चाहता था। जितना मैं कर सकता था मैंने वो सब उसके लिए किया भी। उसके बाद जो कुछ भी है उसके बारे में तो तुम जानते ही हो। ऋषभ की बात सुनकर कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सारा सच उसकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि भगवान ने सुहानी के लिए उसके प्यार को ठुकरा कर ऋषभ के प्यार को एक्सेप्ट किया और सुहानी के लिए ऋषभ से शादी करवाई। कियान ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ऋषभ से कहा, जब आप सुहानी से इतना ही प्यार करते थे और भगवान की मर्जी से वह आपकी जिंदगी में भी लौट आई थी, तो उसके बाद अपने सुहानी के साथ वो सब क्यों किया कि उसे मजबूर होकर यह घर और आपको छोड़कर जाना पड़ा। कियान की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का जवाब जरूर देता, लेकिन ये सब जानने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसका है। उसके अलावा मैं किसी को भी इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ अब हम दोनों के बीच के रिश्ते की बात है। मैंने पहले ही अपने रिश्ते में लोगों को दखलंदाजी करने का हक देकर अपने रिश्ते को एक बार गंवा चुका हूँ। अब भूल कर भी वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तुम मेरे भाई हो और तुम मेरा और सुहानी का बुरा नहीं चाहते, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने और उसके रिश्ते के बीच में नहीं आने दे सकता। सारे सवालों का जानने का सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। ऋषभ के इतना कहने के बाद कियान भी समझ गया था कि उसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। ऋषभ सही तो कह रहा था, आखिर इन सवालों के जवाब जानने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ सुहानी को ही है।
कियान के पास अब ऋषभ को कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, नहीं उसकी नाराजगी, नहीं उसका गुस्सा। कियान को लगता था कि जिंदगी में सबसे बुरा सिर्फ उसी के साथ हुआ है। वह तो ये बात सोच भी नहीं सकता कि अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखकर भी उसे ना बात कर पाना, उसे न मिल पाना कितना बुरा होता है। उसने तो इस दुख को सिर्फ कुछ वक्त के लिए झेला था, लेकिन ऋषभ तो इसे बचपन से झेलता आ रहा था। और जब उसका प्यार फाइनल इसके पास था तब भी कुछ गलतफहमियों के चलते हैं फिर ऋषभ ने खुद ही अपने खुशी जिंदगी में आग लगा ले। आज जाकर कियान को गायत्री जी का पक्ष समझ आ रहा था कि क्यों ऋषभ और कियान दोनों ही उनके अपने बेटे होते हुए भी गायत्री जी ने ऋषभ का पक्ष लेना बेहतर समझा, क्योंकि कियान का दुख फिर भी संभाला जा सकता था, लेकिन कि ऋषभ के दुख तो ऐसे थे जिन पर कोई चाहकर भी मरहम लगाना चाहे तो भी नहीं लग सकता। कियान ने गुस्से में आकर कम से कम अपने दिल की बात सबके सामने तो रखी थी, लेकिन ऋषभ तो वह इंसान था जो कभी अपने दिल की बात अपने प्यार से भी नहीं कर पाया था। अब कियान को समझ आ रहा था कि ऋषभ अंदर ही अंदर कितना घुटता होगा जब सब लोग उसे ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ऋषभ ने कियान से कहा, मुझसे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने गलती नहीं पाप किया था अपने ही प्यार पर शक करके उसे खुद से दूर करने का, और उसकी सजा मुझे आज मिल भी रही है। ऋषभ की बात सुनने के बाद कियान से रहा नहीं गया, वह जाकर सीधा अपने भाई के गले लग गया। कियान आज अपने भाई की कंडीशन बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। जिस वक्त ऋषभ को कियान की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे वक्त कियान ने उसे इतना कुछ भला बुरा कहा था, उसे पर इल्जाम लगाए थे, उसे छोड़कर चला गया था। कियान ने ऋषभ से कहा, आई एम सॉरी भाई, जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी उसे वक्त में ही आपके साथ नहीं था। मैं अपने दर्द के चलते आपका दर्द कभी देख ही नहीं पाया, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरा भाई भी किसी तकलीफ से गुजर रहा होगा। कियान की बात सुनकर और उसे अपने गले से लगे देखकर ऋषभ ने उसे पर अपनी बाहें कस दी। आज कितने साल बाद ऋषभ को लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उसके साथ है जो उसे समझ सकता है। गायत्री जी के अलावा तो और ऋषभ को कभी किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया था, ना ही उसके दिल का हाल समझा था। कियान को गले लगाए फिर ऋषभ ने सिर्फ उसे इतना ही कहा कि माँ तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, छोटे उनसे अपनी नाराजगी खत्म कर दे। ऋषभ की बात सुनकर कियान ने सिर्फ हमम कहा और उसके बाद ऋषभ से अलग होकर वह वहां से दूसरे कमरे की तरफ चला गया। आज की रात में ऋषभ ने अपने दिल का बोझ कुछ हद तक हल्का कर लिया था, लेकिन अब कियान के दिल पर बहुत बड़ा बोझ आ चुका था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वह अपने भाई का गुनहगार बन चुका था। कियान को समझ नहीं आ रहा था कि आज के बाद वह कैसे अपनी मां से नजरें मिलेगा और कैसे सुहाने से। अपना दिल हल्का कर लेने के बाद से ऋषभ को जाकर कुछ हद तक चैन की नींद आई थी और बिस्तर पर गिरते ही वह एक गहरी नींद में सो गया। लेकिन कियान की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह रात भर कमरे में बस इधर उधर घूमता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी सिचुएशन को वह कैसे हैंडल करे, कैसे खुद को समझाए। कियान से जब नहीं रह गया तो वह अपने कमरे से निकालकर ऋषभ के कमरे की तरफ आया तो ऋषभ शांति से सो रहा था। कियान ने ऋषभ को आराम से सोता हुआ देखकर उसे वही उसी हाल में छोड़कर फिर ऋषभ के विला से ही निकल गया। कियान ने किसी को कॉल किया और उससे कहा, आई नीड यू, मुझे आकर मिलो। कुछ वक्त बाद कियान आर्य पैलेस के गार्डन में खड़ा हुआ था। कियान इधर से उधर गार्डन में चक्कर लगा रहा था, तभी तारिणी दौड़ते हुए उसके पास आई। कियान को परेशान देखकर तारिणी ने कियान से कहा, आर यू ओके डॉक्टर कियान? तारिणी की आवाज सुनकर कियान तारिणी की तरफ पलटा और उसे अपनी आंखों के सामने देखकर कियान ने उसे अपने गले से लगा लिया। कियान का इस तरह से गले लगा तारिणी के लिए काफी चौंका देने वाला था। तारिणी काफी सालों से कियान के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसने कभी भी कियान को इस तरह से टूटा हुआ नहीं देखा था। वो कियान के असिस्टेंट के तौर पर उसके साथ काम जरूर कर रही थी, लेकिन असिस्टेंट से ज्यादा वह कियान की दोस्त थी। ज्ञान की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में तारिणी ने कियान का साथ दिया था। कियान की जिंदगी में आए हर उतार चढ़ाव में तारिणी हमेशा से ही उसके साथ रही थी।
कियान ने अपने अंदर बहुत सी बातों को छुपा रखा था, लेकिन उसने कभी भी अपने अंदर क्या चल रहा है ये किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हो गया कि कियान सीधा है आकर सीधा तारिणी के गले लग गया। तारिणी को इस वक्त काफी अच्छा भी लग रहा था कि कियान ने इस वक्त सिर्फ उसे याद किया, और कियान के लिए परेशानी भी हो रही थी कि कहीं उसे कोई बात उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही। आखिर इतने साल से तारिणी भी तो कियान को वन साइड लव करते आ रही थी। ये जानते हुए भी कि कियान किसी और से प्यार करता है, तारिणी खुद को रोक नहीं पाई थी कियान के प्यार में पड़ने से। इसलिए कियान की फिक्र करना उसके लिए स्वाभाविक था। तारिणी ने परेशान होते हुए कियान से पूछा, डॉक्टर कियान आप ठीक तो हैं? तारिणी की बात सुनकर कियान ने तारिणी के गले लगे हुए ही उससे कहा, क्या आज रात तुम मेरे साथ रख सकती हो? मुझे अकेले नहीं रहना। कियान अपने खुद के घर में था, सारी फैमिली उसके साथ थी, फिर भी कियान खुद को अकेला समझ रहा था। उसे अपनी फैमिली को छोड़कर तारिणी का साथ चाहिए था। भले ही इतने सालों में कियान ने कभी एडमिरे नहीं किया हो, लेकिन उसकी हर खुशी में, उसकी हर दर्द में तारिणी ही उसके साथी थी। इसलिए आज जब उसके दिल में इतनी तकलीफ थी, उसे इतना दर्द हो रहा था, तब सिर्फ उसे तारिणी की ही याद आई। तारिणी ने कियान से कहा, मैं आपके साथ ही हूँ डॉक्टर कियान। तारिणी की बात सुनकर कियान ने तारिणी वही गार्डन में लगे झूले पर बिठाया और उसकी गोद में कर रखकर सो गया। कियान तो तारिणी की गोद में सर रखकर सुकून से सो गया था, लेकिन अभी भी कोई था जो उसे अपनी आंखों से एक शातिर नज़र के साथ घूर रहा था। शाम के समय ऋषभ अपने किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से वापस लौट रहा था। इस वक्त उसे रमन ने कॉल करके कहा, सर हमें आज ही साइट देखकर उसे फाइनल करना होगा। रमन की बात सुनकर ऋषभ ने उससे कहा कि तुम वहां पहुंचो, मैं यहां से सीधी ही वहां पर तुम्हें मिलूंगा। ऋषभ से ऑर्डर मिलते ही रमन भी वहां से साइट देखने के लिए निकल चुका था। ऋषभ रमन से पहले ही साइट पर पहुंच चुका था। इस वक्त ऋषभ वहां पर बिल्कुल अकेला था और रमन को आने में काफी वक्त लगने वाला था, इसलिए वह खुद ही जाकर एक बार साइट को खुद से देखने का डिसीजन लिया और साइट की तरफ आगे बढ़ गया। ऋषभ साइट की तरफ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई काफी देर से उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। ऋषभ ने वापस आगे मुड़कर आगे बढ़ाने के लिए अपना पैर आगे रखा ही था कि किसी ने पीछे से आकर उसके सर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। अचानक से सर पर चोट लगने की वजह से एक बार के लिए तो ऋषभ का सर चकरा गया और उसके सर से खून निकलने लग गया। सुहानी जो अपने कमरे में बैठकर अपनी थीसिस पर कुछ काम कर रही थी, अचानक ही उसे जाकर एक तेज हवा का झोंका लगा और उसे लगा जैसे कुछ बुरा हो गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबरा गई। क्रिश जो सुहानी के कमरे के बाहर से निकल रहा था, उसने जब सुहानी को परेशान सा देखा तो वह उसके पास चलाया। क्रिश ने सुहानी के सर को सहलाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ एंजल, तुम परेशान क्यों हो? सुहानी ने परेशान होते हुए क्रिश से कहा, भाई मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया। क्रिश ने सुहानी से कहा, क्या हो गया है? तुम पहले ये पानी पियो, उसके बाद मुझे बताओ किसको क्या हुआ है। सुहानी ने पानी पीकर खुद को शांत किया और उसके बाद ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए खुद को समझने की कोशिश करने लगी, जैसे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसका वहम है। क्रिश ने सुहानी से दोबारा पूछा, क्या हुआ एंजल, तुम इतना घबरा क्यों गई? कुछ हुआ है क्या? सुहानी ने क्रिश से कहा, भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। सुहानी की बात सुनकर क्रिश ने सुहानी को शांत करवाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा एंजल, तुम शांत हो जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्रिश सुहानी को शांत करवाने लग गया। दूसरी तरफ जिस आदमी ने ऋषभ के सर पर चोट मारी थी, उसने जब ऋषभ के सर पर लगने के बाद भी उसे अपने सामने खड़ा देखा तो उसने एक बार फिर से ऋषभ के सर पर चोट करने के लिए अपना वह लोहे का रॉड उठाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया। इस बार वह ऋषभ के सर पर वह मार पता उससे पहले ही ऋषभ ने उसके हाथ से वह रॉड छीन ली और उसे खींचकर एक लात मारी और वह जाकर दूर गिर गया। उसे आदमी के गिरते ही वहां पर 2-3 लोग और आ गए जिनके हाथ में हथियार थे।
उन लोगों ने ऋषभ को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े ऋषभ ने उनका सामना किया और उन्हें मारने लग गया। ऋषभ इस वक्त अकेला था और घायल भी, लेकिन फिर भी वो उन लोगों का सामना अच्छे से कर रहा था। ऋषभ उन लोगों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए उसे भी काफी चोट आई थी, लेकिन फिर भी वो उनका अच्छे से सामना कर रहा था। इस वक्त वहां पर रमन की कार आकर रुकी और रमन के साथ कुछ और भी बॉडीगार्ड थे जो रमन अपने साथ लेकर आया था। रमन ने जब ऋषभ को इस हाल में लड़ते हुए देखा तो वो जल्दी से कार से उतरकर उसकी तरफ दौड़ा। रमन के साथ आए बॉडीगार्ड्स ने भी ऋषभ की हालत देखकर जल्दी से अपनी पोजीशन ली और उन लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। ऋषभ के बॉडीगार्ड्स ने ज्यादा वक्त ना लगाते हुए जो लोग ऋषभ पर हमला कर रहे थे उन्हें एक एक करके उन्हें गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनते हैं ऋषभ ने उस तरफ देखा जिस तरह से गोलियां चली थी, तो उस तरफ से रमन दौड़कर उसकी तरफ ही आ रहा था। रमन को देखते ही ऋषभ आंखें हल्की हल्की बंद होने लग गई थी, क्योंकि उसके सर से काफी खून बह चुका था। वो बस हिम्मत करके उन लोगों से लड़ रहा था, लेकिन उसके हालात वाकई में काफी खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत से उन सभी लोगों से लड़ रहा था। ऋषभ के बॉडीगार्ड्स ने जल्दी आकर सारी जगह को घेर लिया और उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऋषभ नीचे गिरता है उससे पहले ही रमन ने आकर उसे संभाल लिया और उसे लेकर अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रमन का सपोर्ट करते हुए ऋषभ को उठाया और उसे उसकी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगे। वो दोनों ऋषभ को लेकर आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक और गोली चली और वह सीधा जाकर उसे बॉडीगार्ड के सर के आर पार हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और गोली चलने की आवाज आई और वो गोली आकर सीधा ऋषभ के कंधे के पास आकर लगी। लगातार 2 गोलियां चलते ही ऋषभ की बॉडीगार्ड तुरंत हरकत में आ गए और जिस तरफ से गोली चली थी उन्होंने ऋषभ और रमन को कवर करते हुए उधर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने फायरिंग करते करते ही बचते बचाते रमन और ऋषभ को कार तक पहुंचा दिया और उन्हें कार में बिठाकर जल्दी से लेकर वहां से निकल गए। बचे हुए बॉडीगार्ड्स ने उस जगह को घेरते हुए वहां के उसे तरफ गोली दाग रहे थे जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। ऑन बॉडीगार्ड्स की फायरिंग के बाद वहां से गोली चलना बंद हो गया। जिस तरफ से गोली चली थी वो उसे तरफ बढ़ पाते उससे पहले ही एक बार फिर से उनकी तरफ फायरिंग होना शुरू हो गई और इस बार की फायरिंग को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक नहीं काफी सारे लोग उन पर फायरिंग कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को फायरिंग करते हुए देखकर रमन ने उन बॉडीगार्ड को जल्दी से गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वहां से निकलने के लिए कहा। रमन अपने साथ ज्यादा बॉडीगार्ड्स को लेकर नहीं आया था, वो सिर्फ 4 बॉडीगार्ड्स को लेकर ही वहां पहुंचा था, क्योंकि वो लोग सिर्फ वहां पर साइट देखने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से उन पर हमला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब उन पर फायरिंग होने लगी थी उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों ने इस जगह को घेर लिया है और वो ऋषभ को मारने की पूरी तैयारी करके आए हैं। इस वक्त रमन को उन लोगों से लड़ने से ज्यादा ऋषभ की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा और वो ऋषभ को लेकर बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल गया। उन लोगों के वहां से निकलते ही जिन लोगों ने भी फायरिंग की थी उनके पास में से किसी के पास कॉल आया और सामने से आवाज आई, काम हुआ, खत्म कर दिया उसे। जो आदमी इस वक्त चेहरे पर मास्क लगाकर फायरिंग कर रहा था उसने कहा उसके कंधे के पास गोली लगी है, वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगा तब तक उसका काम खत्म हो चुका होगा, उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आपका काम हो गया ही समझो। जितना जल्दी हो सके हमारा पेमेंट क्लियर कीजिए, हमें ये देश छोड़कर निकलना होगा। अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता चला तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारा पेमेंट क्लियर कीजिए। सामने से आवाज आए, जितना जल्दी हो सके तुम लोग ये देश छोड़कर निकलो, तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। रमन ऋषभ को लेकर अपनी गाड़ी जितनी स्पीड से वो दौड़ा सकता था उतनी तेजी से उसे अस्पताल की तरफ दौड़ा जा रहा था। ऋषभ के सर और उसके कंधे से खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उसके पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे।
एक बॉडीगार्ड जिसने रमन के साथ ही ऋषभ को गाड़ी में बिठाया था, जब उसके साथी की जान चली गई थी, उसने ऋषभ के सर पर कपड़ा बांधकर उसके खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। रमन ने सीधा कियान को कॉल किया, लेकिन कियान का कॉल तो आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। काफी कॉल करने के बाद भी जब कियान का कॉल नहीं लगा तो रमन ने अस्पताल वालों को पहले से ही सारी तैयारी करने के लिए बोल दिया था, लेकिन अस्पताल से भी उसी सेम आंसर मिल रहा था कि कियान का कॉल नहीं लग रहा, उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। ऋषभ की हालत देखकर रमन इतना तो समझ चुका था कि शायद आप ऋषभ को बचाने के लिए उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रमन ऋषभ को लेकर आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने देखा ट्रैफिक पर काफी बड़ा जाम लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि भी सड़क पर किसी की लड़ाई हो गई है, इसलिए वहां पर गाड़ियों का जाम लग चुका है। आगे जाम देखकर रमन ने अपनी गाड़ी घुमाने का सोचा तो उसके पीछे से 4-5 गाड़ियां एक साथ आकर रुक गई। रमन की साथ आ रही दूसरी गाड़ी में आए बॉडीगार्ड ने सड़क पर जाम लगा हुआ देखा तो वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर कर आए और उन्होंने जाम को हटाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उस जाम को हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर यह जाम लगाया हो और वह चाहता ही नहीं हो कि यह जाम हटे। सुहानी, जिसे बहुत ज्यादा बुरे ख्याल आ रहे थे, वह ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए उसने क्रिश से कहा कि उसे इसी वक्त मंदिर जाना है। सुहानी की जिद करने पर क्रिश सुहानी को लेकर मंदिर के लिए निकल गया। कियारा को तो गायत्री जी ने पहले ही अपने पास रोक लिया था और क्रिश भी अपने कुछ खास लोगों को कियारा का ध्यान रखने के लिए आर्यन प्लेस में छोड़ा हुआ था। जो गाड़ियां आकर पीछे से जाकर रमन की गाड़ी को घेर करके खड़ी हुई थी, उनमें से एक गाड़ी क्रिश की भी थी, जो उन गाड़ियों के अचानक से पीछे से आ जाने की वजह से गिर चुकी थी। क्रिश ने जब अपने आगे इतना बड़ा जाम देखा तब उसने भी यह नोटिस किया था कि कुछ गाड़ियां जानबूझकर जाकर उनके पीछे खड़ी हुई हैं। ऐसे लग रहा था जैसे उन गाड़ियों को पहले से तैनात किया गया था किसी गाड़ी को ब्लॉक करने के लिए, इसलिए एक साथ आकर वह पीछे जाकर रुक गई। क्रिस तो पहले से ही सुहाने को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था, ऐसे किसी भी खतरे को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, वह भी तब जब वह उसे शहर में था जो उनके लिए पूरी तरह से अनजान था, जहां क्रिश को पता था सुहानी के लिए हर कदम पर खतरा उसका इंतजार कर रहा होगा। क्रिश किसी भी चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। क्रिश ने अपने पीछे आ रहे अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर दिया। उन बॉडीगार्ड से भी क्रिश को वही आंसर मिला कि किसी ने जानबूझकर यह जाम लगवाया है और उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ऋषभ ने उन्हें अलर्ट रहने को बोलकर अपने आसपास नजर दौड़ने लगा, जैसे वो पता करने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ क्या होने वाला है। क्रिश समझने की कोशिश कर रहा था कि यह किसी को रोकने की प्लानिंग की जा रही है। उसने जब अपने आसपास अच्छे से ये देखने के लिए देखा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी नज़र अपने साइड में बैठी हुई सुहानी पर गई। सुहानी एकटक अपने साथ में खड़ी हुई गाड़ी की तरफ देख रही थी। क्रिश ने भी जब इस तरफ देखा तो वह देखकर देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब भी हो सकता है। वो नज़ारा देखकर क्रिश को समझते देर नहीं लगी कि यह सारा ताम जाम ऋषभ के लिए किया गया है। क्रिश सुहानी को पकड़कर हिलाते हुए कहा, एंजल मेरी तरफ देखो। सुहानी तो उस नज़ारे को देखकर अपने होश पूरी तरह से खो चुकी थी। क्रिश सुहानी को अच्छे से हिलाते हुए कहा, एंजल यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तरफ देखो। इस वक्त अगर तुमने उसकी जान नहीं बचाई तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाओगे। क्रिस के समझाने पर सुहानी होश में आई, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म होने वाली हो। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।